अंधेरा है तू क्या कल उजाला भी होगा, ऐसे मन को न मार तू चलता चल। मुश्किलें तो हैं पर तू कहाँ निर्बल, ऐसे हिम्मत न हार बस तू चलता चल। तेरी मंजिल का भी एक रास्ता होगा, माना अभी तुझ पे कोई हंसता होगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। हम जिस पॉलिटी के अंतर्गत जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे थे, वो दोस्तों टॉपिक हमारे चल रहे थे एक्ट अधिनियम। जो एक्ट अधिनियम हम पढ़ रहे थे, वो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? संविधान का ऐतिहासिक विकास पढ़ रहे थे। अगर दोस्तों हम संवैधानिक ऐतिहासिक विकास की बात करें, तो इसमें हमने 1853 का चार्टर एक्ट, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम जो देखेंगे वो 1858 का भारत शासन अधिनियम। अगर हम 1858 के भारत शासन अधिनियम की बात करें, तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट देखेंगे कि इस समय ब्रिटेन का क्राउन कौन है। अगर हम क्राउन या राजा की बात करें, तो महारानी विक्टोरिया। इसको बताएंगे दोस्तों, महारानी विक्टोरिया। कौन है? महारानी विक्टोरिया है। दूसरी बात अगर हम देखें यहाँ पे कि इस समय वायसराय कौन बना है, तो भारत का पहला जो वायसराय था, फर्स्ट वायसराय, वो कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पे कि इस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, तो आंसर क्या होगा? पामस्टर्न। किसको बताएंगे? पामस्टर्न। दोस्तों ये 1858 का भारत शासन अधिनियम ये क्यों आया, इसका कारण क्या था? तो एक तो 1857 की क्रांति हो गई है, और दूसरी क्या है दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की कुछ नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण जो भारत के लोग उग्र हो गए, जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई है। उस क्रांति में जो नीतियां थी वो कुछ गलत थी, उन नीतियों के कारण। और दूसरा दोस्तों, 1857 की क्रांति के कारण भारत शासन अधिनियम आया, जिसमें क्या क्या हुआ है, प्रावधान क्या है दोस्तों, उनकी हम अभी बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, इसमें जो घोषणा पत्र पढ़ा गया, ये घोषणा पत्र किसका है? महारानी विक्टोरिया का है। और ये कब पढ़ा गया? 1 नवंबर 1858 को शाही दरबार का आयोजन होता है। और कहाँ होता है दोस्तों? इलाहाबाद में होता है। ये महारानी विक्टोरिया का जो घोषणा पत्र है, इसको कौन पढ़ेगा दोस्तों? तो जो वायसराय है, बोले तो लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में इसको घोषणा पत्र को पढ़ा गया है। ये एक टाइप की सेरेमनी है। यहाँ पे क्या हुआ है? सत्ता हस्तांतरित हुई है। यहाँ पे जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी, उसकी जगह अब शासन कौन करेगा? इंग्लैंड करेगा, ब्रिटेन करेगा, बोले तो यूके करेगा। यानी अंग्रेज अब शासन करेंगे, सीधे सीधे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है। इसमें दोस्तों अगर हम प्रावधान की बात करें, तो प्रावधान आप देखिए, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, इसको समाप्त कर दिया गया। दो निकाय जो बनाए थे हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोले तो BOD और BOC, इन दोनों को क्या कर दिया है? खत्म कर दिया। ये BOD और BOC की बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये क्या है? ये कंपनी में द्वैध शासन की शुरुआत BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के रूप में की गई थी। यानी कि द्वैध शासन जो था वो दोहरा शासन, जिसमें ये जो BOD है, ये क्या काम करेगा दोस्तों? ये यहाँ पे जो करेगा, ये क्या है? व्यापार मंडल है, व्यापार मंडल ट्रेड करेगा। और ये BOC है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ये नियंत्रक मंडल का काम करेगा। तो यहाँ पे दोहरा शासन हो गया एक तरीके से, इसी को कहा गया कंपनी में द्वैध शासन। अगर हम दोस्तों बात करें द्वैध शासन की शुरुआत कब होती है, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, पिट्स इंडिया एक्ट। यानी कि द्वैध शासन कब शुरू हुआ है? कंपनी के अंदर। फिर से आप सुनिए, अगर पूछा जाए दोस्तों बंगाल में द्वैध शासन, तो बंगाल में आंसर क्या हो जाएगा? कब शुरू हुआ है? 1765 में। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाए कंपनी में द्वैध शासन, तो कंपनी की अगर हम बात करें, तो कंपनी में जो द्वैध शासन शुरू हुआ है दोस्तों, ये कब हुआ है? ये हुआ है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। यहाँ दो सिस्टम बना दिए, BOD, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी BOD और BOC, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर
इसमें कितने लोग बताए थे दोस्तों? 24। और ये कौन लोग होंगे? कंपनी के लोग होंगे, यानी कि ये कंपनी में जो जो लोग शामिल हैं, जो व्यापारी शामिल हैं, वो कंपनी के लोग होंगे। कितने? 24 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रेड करेंगे और इन पे ये बीओसी है, ये नियंत्रक मंडल है, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसमें कितने लोग होंगे दोस्तों? 6। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन करेगा। ये दोस्तों हमें ध्यान रखना है। ये जो द्वैध शासन था इसको समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात यहाँ पे अगर हम देखें, भारत के लिए एक सचिवालय दोस्तों बनाया गया है। ये जो सचिवालय बना है ये कहाँ है? लंदन में है। कहाँ है दोस्तों? लंदन में है। अब देखो, ये जो सचिवालय है, इस सचिवालय में भाई साहब बैठेगा कौन? तो भारत सचिव बैठेगा। कौन बैठेगा दोस्तों? भारत सचिव बैठेगा सचिवालय में। और ये भारत सचिव कौन होगा? इसको देखिए दोस्तों, ये जो भारत सचिव है ये कौन व्यक्ति होगा? तो ये जो व्यक्ति होगा, जो ब्रिटिश संसद है दोस्तों, क्या दोस्तों? ब्रिटिश संसद। ये जो ब्रिटिश संसद है, इस संसद का ये कैबिनेट मंत्री होगा। कौन होगा दोस्तों? कैबिनेट मंत्री। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको दोस्तों ध्यान रखना कि ब्रिटिश संसद का जो कैबिनेट मंत्री है वो कौन बनता था दोस्तों? भारत सचिव बनता था। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सुनिए कि यहाँ पे जो भारत सचिव है, प्रथम भारत सचिव कौन था? तो आंसर दोस्तों हमें क्या देना है कि लॉर्ड स्टैनली। कौन था दोस्तों? लॉर्ड स्टैनली। आंसर देना लॉर्ड स्टैनली। ये कौन है दोस्तों? प्रथम भारत सचिव हैं। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, अंतिम भारत सचिव कौन था? तो आंसर क्या देंगे हम? अंतिम भारत सचिव हैं विलियम हारे। क्या बताएंगे दोस्तों? विलियम हारे। ये कौन है? अंतिम भारत सचिव थे। अब भारत सचिव का ये कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा दोस्तों इसको भी हम समझ लेते हैं। यानी कि मैंने अभी बताया था कि भारत में एक 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके तहत एक गवर्नर जनरल की परिषद का गठन हुआ था। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी दोस्तों, उसको भारत परिषद भी कर दिया। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद है उस पर थोड़ा मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। गवर्नर जनरल की जो परिषद बनी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में बनी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उसकी सदस्यों की संख्या को कम कर दिया। 1773 में सदस्य 4 थे और 1784 में सदस्य दोस्तों कितने कर दिए? घटा के 3। जैसे ही 1833 का जो चार्टर आएगा, उसमें जो ब्रिटिश गवर्नर की कार्यकारी परिषद है उसमें सदस्यों की संख्या फिर से 3 से कितनी कर दी जाएगी? 4 कर दी जाएगी। और चौथा जो सदस्य है वो अस्थायी सदस्य के रूप में एक विधि अधिकारी को लिया जाएगा, एक विधि सदस्य को लिया जाएगा। और ये दोस्तों किसको लिया गया? लॉर्ड मैकाले को लिया गया। लॉर्ड मैकाले को हमने बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस किया है, क्योंकि इसे आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसे जो आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा की बात करें उसका जनक भी भारत में कहा जाता है। आगे दोस्तों हम देखते हैं इसमें और क्या प्रावधान हुए हैं। तो आगे अगर दोस्तों देखें इसमें, तो देखिए इसमें अगले प्रावधान की हम बात करें तो भारत की जो गवर्नर जनरल परिषद थी उसको खत्म करके दोस्तों हमने क्या बना दिया? भारत परिषद का गठन कर दिया। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान रखना है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को बदल कर क्या कर दिया दोस्तों? भारत परिषद कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? भारत परिषद कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? भारत परिषद कर दिया। अब भारत परिषद जो किया है इसमें दोस्तों कितने लोग होंगे? तो इसमें जो लोग होंगे, सदस्य होंगे, वो कितने सदस्य होंगे? सदस्य इसमें होंगे दोस्तों 15। कितने सदस्य होंगे दोस्तों? 15 सदस्य होंगे। बात समझ में आ गई? भारत परिषद में 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया है। और इस भारत परिषद का दोस्तों अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष कौन हो जाएगा? भारत सचिव। और भारत सचिव लंदन में बैठता है। कौन है? लॉर्ड स्टैनली।
और जो लॉर्ड स्टैनली हैं दोस्तों, जो लंदन में बैठे हैं, वही क्या है दोस्तों, इसके भारत परिषद के क्या है, अध्यक्ष हैं। तो भारत परिषद के अध्यक्ष या मुखिया की बात की जाए, अध्यक्ष या मुखिया, तो दोस्तों आंसर आप किसको देंगे यहाँ पे, भारत सचिव। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं, बताइए दोस्तों कौन है, भारत सचिव। फिर से आप सुनिए, ये भारत सचिव है, ये सचिवालय में बैठेगा। सचिवालय कहाँ है, लंदन में है। और ये जो भारत सचिव होगा, ये कौन व्यक्ति होगा, ब्रिटेन की संसद का कैबिनेट मंत्री होगा। और पहला जो भारत सचिव बना वो दोस्तों लॉर्ड स्टैनली हॉल बने। और अगर अंतिम भारत सचिव पूछा जाए तो आंसर दोस्तों विलियम हारे होगा, जो मैंने अभी पीछे आपको बता दिया, लिखवा दिया, विलियम हारे अंतिम होगा। और दोस्तों इसमें शासन की अगर थोड़ी मैं आपको समझाऊं तो शासन अब किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे जो वायसराय हैं, वायसराय, ये वायसराय दोस्तों किसको रिपोर्ट करते हैं, भारत के बारे में, भारत में क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यह जो रिपोर्ट करेंगे दोस्तों वो भारत सचिव को करते हैं। किसको रिपोर्ट करते हैं, भारत सचिव को रिपोर्ट करेंगे। और ये जो भारत सचिव है दोस्तों, ये किसको रिपोर्ट करेगा, ये जो भारत सचिव है ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगा। किसको रिपोर्ट करेगा दोस्तों, ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करेगा। और ये ब्रिटिश संसद है, ये किसको, क्राउन, यानी कि सबसे ऊपर कौन है दोस्तों, क्राउन है। कौन है दोस्तों, क्राउन है, यानी कि जो शासक है ये सबसे ऊपर है, CRO है यहाँ पे दोस्तों, क्राउन को रिपोर्ट करेगा। ये बात दोस्तों आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे अगर हम देखें और इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ है, थोड़ा उसको भी दोस्तों हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें और क्या क्या हुआ उसको हम देखते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया, शॉर्ट में देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था, इस शासन को मैंने अभी आपको क्या बताया था, फिनिश कर दिया गया। दूसरा, यहाँ पे जो एक जो शासन चल रहा था मुगल शासन, मुगल शासन को भी क्या कर दिया दोस्तों, खत्म कर दिया। मुगल शासन जो चल रहा है, मुगल शासन को भी दोस्तों क्या कर दिया इन्होंने, समाप्त कर दिया। ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या काम इसमें हुआ है, एक बात यहाँ पे और ध्यान रखना कि जो भारतीय रियासत हैं, भारतीय रियासत, इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है। भारतीय जो रियासत हैं, इनके जो धार्मिक मामले होंगे और आंतरिक मामले होंगे, बोलें तो आंतरिक मामले, आंतरिक और धार्मिक, इसको ध्यान रखना दोस्तों, आंतरिक और धार्मिक, आंतरिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाइए। किसकी, हस्तक्षेप, कौन सी नीति अपनाई दोस्तों, हस्तक्षेप की नीति अपनाई है। इतना दोस्तों ध्यान रखना, कौन सी नीति अपनाई, हस्तक्षेप की, यानी कि इसमें कोई इंटरफियर या अंग्रेज नहीं करेंगे। ये भी कहाँ लिखा है, यही भारत शासन अधिनियम में लिखा है। एक पॉइंट दोस्तों और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि लॉर्ड डलहौजी ने एक सिद्धांत शुरू किया था, व्यपगत सिद्धांत। व्यपगत सिद्धांत, ये व्यपगत सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो दोस्तों ये सिद्धांत किसने शुरू किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। किसने शुरू किया, लॉर्ड डलहौजी। अब व्यपगत सिद्धांत क्या है, इसको थोड़ा आप समझ लीजिए। ये व्यपगत सिद्धांत को हम क्या कहते हैं, डॉक्ट्रिन थ्योरी भी कहते हैं, और इसी को हम राज्य हड़प नीति कहते हैं। तो व्यपगत सिद्धांत बोलें या राज्य हड़प नीति बोलें, तो राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था कि जो ऐसे जो क्षेत्र, ऐसे रियासत जिनके कोई अपना स्वयं का कोई पुत्र या पुत्री नहीं होता था, उसमें ये दत्तक प्रथा जो हमारे यहाँ चलती थी कि हम क्या करते थे कि गोद लेने की प्रथा जो थी, उस प्रथा को अंग्रेज नहीं मानते थे। अंग्रेज कहते थे कि अगर कोई राजा है, उसके अपना पुत्र है तब तो ठीक है, अगर उसने किसी पुत्र को गोद भी ले लिया है, जिसे हम दत्तक पुत्र कहते हैं, तो क्या करते थे कि ये जो शासन है
वो जैसे ही राजा फिनिश होंगे, खत्म होंगे, राजा का स्वर्गवास होगा और वो जो राज्य है वो राज्य लोग जो डलहौजी है वो अपने साम्राज्य में या बोले तो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था, जिसे राज्य हड़प नीति कहा गया। इस राज्य हड़प नीति के तहत प्रथम रियासत जो हड़पी गई थी उसका नाम दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछा गया है और वो कौन सी थी? सतारा। यानी प्रथम रियासत जो राज्य हड़प नीति के तहत हड़पी थी लॉर्ड डलहौजी ने, उसका नाम क्या था? सतारा, जिसको 1848 में हड़पा गया। कब दोस्तों? 1848 में हड़पा गया था। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। व्यक्तिगत सिद्धांत इसको भी क्या कर दिया है दोस्तों? समाप्त कर दिया है। इतनी बातें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे संबंधित कुछ और बातें हैं। अगला देखें दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम। कौन सा? भारत परिषद अधिनियम। अगर हम भारत परिषद अधिनियम की बात करें तो ये अधिनियम कब आया दोस्तों? तो ये आया है 1861 में। भारत परिषद अधिनियम दोस्तों कब आया? 1861 में। इसको हम बहुत अच्छे ढंग से अभी कवर करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए दोस्तों, इस समय क्राउन पूछा जाए तो क्राउन किसको बता दोगे? महारानी विक्टोरिया। किसको बताओगे दोस्तों? विक्टोरिया को बताओगे। अगर यहाँ पे पूछा जाए दोस्तों गवर्नर जनरल यानी वायसराय, तो वायसराय किसको बता दोगे दोस्तों? यही है अभी कौन? कैनिंग। कौन है दोस्तों? कैनिंग है। कैनिंग को बताओगे। और दोस्तों अगर नेक्स्ट यहाँ से पूछा जाए कि इसमें क्या क्या प्रावधान हुआ, क्यों ये आ रहा है, तो देखो दोस्तों बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें हैं। इनमें जो प्रावधान किए गए उन्हीं के आधार पर वो व्यवस्थाएं आज भी हमारे देश में चल रही हैं। जैसे अगर दोस्तों हम बात करें कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 121 में कौन सी पावर दे रखी है दोस्तों? अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दे रखी है। ऑर्डिनेंस पावर प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल में दे रखी है? अनुच्छेद 123 में। किसमें दे रखी है दोस्तों? अनुच्छेद 123 में दे रखी है। तो अनुच्छेद 123 में वर्तमान में प्रेसिडेंट को जो पावर दे रखी है वो कौन सी पावर है? अध्यादेश जारी करने की। यहाँ पर भी जो गवर्नर जनरल है या वायसराय जिसको हम बोलें, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अब देखो अध्यादेश क्या होता है इसको समझ लेते हैं। होता है क्या है कि हमारे देश में जो कानून है दोस्तों वो संसद बनाती है। हमारे देश में जो कानून कौन बनाता है दोस्तों? संसद बनाती है। अब मान लो एकदम अचानक जरूरत पड़ जाए कि कोई कानून बनना है और संसद का सत्र नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में ऑर्डिनेंस जारी होगा, अध्यादेश जारी होगा अनुच्छेद 123 के तहत। और इस अनुच्छेद को इस अध्यादेश को अनुच्छेद 123 के तहत जारी कौन करेगा? प्रेसिडेंट। यानी कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, कैबिनेट के लोग हैं, वो अगर लिखकर सिफारिश करें, लिखकर दें राष्ट्रपति जी को कि इस कानून का आना जरूरी है और इसके बिना काम नहीं चलेगा, अभी संसद का भी सत्र नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में जो राष्ट्रपति जी हैं वो ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं। इसका प्रभाव 6 महीने तक होता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना अनिवार्य होता है। अगर संसद उसको अनुमोदित कर दे तो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है अध्यादेश को, नहीं 6 महीने के बाद अध्यादेश दोस्तों स्वतः समाप्त हो जाता है। अध्यादेश एक प्रकार का कानून है और इस अध्यादेश के कानून का प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए अधिनियम या एक्ट का होता है। दोस्तों मेरे विचार से आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसमें क्या प्रावधान किया गया है दोस्तों उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें क्या कर दिया कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? शक्तियों का विकेंद्रीकरण। शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे किया इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं दोस्तों। विकेंद्रीकरण, और यहाँ पे जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया है ये 2 टाइप की पावर हैं कि शक्तियों को यहाँ पे विकेंद्रीकरण का मतलब है विभाजित करना दोस्तों, बांटना। ये 2 टाइप की शक्तियाँ कौन कौन सी? एक तो विधिक होंगी, कौन कौन सी दोस्तों? यानी विधायी शक्तियाँ
और दूसरी दोस्तों कौन सी हो जाएंगी, एक तो विधायी शक्ति हो जाएंगी और दूसरी दोस्तों न्यायिक पावर हो जाएगी। इन दोनों पावरों का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। कैसे कर दिया दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करें कि जो 1833 का चार्टर था दोस्तों, थोड़ा समझ लीजिए, 1833 का जो चार्टर था, इस चार्टर में क्या किया गया था कि जो मद्रास, क्या बचा दोस्तों, मद्रास, और क्या बचा, मुंबई, क्या बचा, मुंबई, यहाँ की जो गवर्नेंस थी, मद्रास और मुंबई की दोस्तों हम बात करें तो गवर्नर इन काउंसिल जो है, यानी यहाँ की गवर्नर परिषद है, उससे कानून बनाने की पावर को छीन लिया गया। यानी उसकी जो विधायी शक्ति थी उसको ख़त्म कर दिया 1833 के चार्टर के तहत। और इसमें क्या कर दिया है 1861 के अधिनियम में, इसकी अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो भारत परिषद अधिनियम 1861 आया है, इसमें आप लिख लीजिए मुंबई, बोले तो बम्बई, और मद्रास क्यों, मद्रास, मुंबई और मद्रास के गवर्नर, गवर्नर इन काउंसिल, गवर्नर इन काउंसिल की विधायी शक्ति, की विधायी शक्ति को बहाल कर दिया। क्या कर दिया, इनकी विधायी शक्ति को क्या कर दिया है दोस्तों, बहाल कर दिया। यानी कि जो पावर इनकी बम्बई और मद्रास के गवर्नर की पावर जो 1833 के चार्टर एक्ट में छीन ली गई थी, उसको बहाल कर दिया भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई होगी। आगे अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि एक तो इनकी विधायी पावर हमने वापस कर दी, और दूसरी विधायी पावर आपको देखनी है। एक सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसको ध्यान रखना, यानी तीन प्रांतीय विधान परिषद का गठन किया गया है दोस्तों। तीन, अभी इस टॉपिक को समझा रहा हूं, तीन प्रांतीय विधान परिषद का गठन, विधान परिषद का गठन। अब तीन विधान जो परिषद का गठन, इसको देखिए दोस्तों, तीन प्रांतीय विधान परिषद का गठन जो किया गया। पहले हम बात करते हैं कि विधान परिषद का गठन दोस्तों कब हुआ। तो विधान परिषद का दोस्तों जो गठन हुआ है वो कब हुआ दोस्तों, 1833 में। 1833 के चार्टर में जो कंपनी थी उसको ये अधिकार मिला कि आप जो प्रांत हैं उन प्रांतों का गठन कर सकते हैं, प्रांतीय विधान परिषद का नहीं, किसका, प्रांतों का गठन। यानी 1833 के चार्टर में, इधर लिख देते हैं, ये जो 1833 का चार्टर है इसमें कंपनी को अधिकार दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पावर दे दी गई, ये अधिकार दे दिया गया। कौन सा अधिकार दोस्तों, कि ये प्रांतों का गठन कर सकती है। किसका गठन, प्रांतों का गठन कर सकती है। और जब इसे ये अधिकार मिला तो दोस्तों इसने प्रांतों का गठन कर भी दिया। इन्होंने प्रांतों का गठन जो किया वो बंगाल था। कौन सा दोस्तों, बंगाल। बंगाल के बाद देखें तो अगला इन्होंने जो किया है वो पंजाब का किया है, पंजाब। और पंजाब के बाद दोस्तों किसका किया है, सिंध का किया है। और सिंध के बाद एक और प्रांत का गठन यहाँ पे इन्होंने असम का भी किया था। और असम के बाद एक और ध्यान रखना है, 5 प्रांतों का गठन हुआ है जो मोस्टली हैं उनको आपको ध्यान रखना है। यानी कि नॉर्थ ईस्ट प्रोविंशिएट, यानी कि उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था। तो उत्तरी पश्चिमी प्रांत, इसका भी इन्होंने गठन किया था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत। अब देखो उत्तरी पश्चिमी प्रांत में ये बलूचिस्तान वगैरह क्षेत्र आते थे, इनका इसने गठन कर दिया 1833 में। अब प्रांतों का तो गठन है लेकिन ये प्रांत अभी कानून नहीं बना सकते, यानी विधि का निर्माण नहीं कर सकते, विधायी पावर इनको नहीं है। तो विधायी पावर जो दी गई है प्रांतों को वो कब दी गई, 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा दोस्तों। तो यहाँ पे 3 प्रांतीय विधान परिषद का गठन, यानी विधान परिषद, अब ये जो 3 प्रांत हैं ये भी कानून का निर्माण कर सकेंगे। और इन्होंने कौन कौन से
प्रांतों में ये विधायी पावर दी गई है उसको देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक तो बंगाल, कहाँ दोस्तों, बंगाल। और बंगाल में कब ये आपको विधान परिषद का गठन बंगाल में किया गया है, तो आपको बताना है दोस्तों 1862 में। इसके बाद दूसरा है दोस्तों पंजाब। पंजाब में कब किया गया, पंजाब में जो गठन किया गया है वो 1897 में, 1897 में। और इसके बाद एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों उत्तरी पश्चिमी प्रांत में, इसमें उत्तरी पश्चिमी प्रांत, उत्तरी पश्चिमी प्रांत, इसमें भी क्या किया गया दोस्तों, प्रांतीय विधान परिषद का गठन। फिर से आप समझिए इसको दोस्तों, अभी मैंने पीछे लिखा है कि यहाँ पे शक्तियों का विकेंद्रीकरण, और शक्तियों का विकेंद्रीकरण का मतलब जो पावर सेंट्रलाइज थी, केंद्र को थी, वो पावर अब जो राज्य हैं, क्षेत्र हैं, उनमें बांटी जा रही है। कौन कौन सी, विधायी और न्यायिक पावर। तो विधायी पावर की हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि बंबई और मद्रास के गवर्नर इन काउंसिल की विधायी शक्ति को बहाल कर दिया। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये दोस्तों प्रांतीय विधान परिषद का गठन, यानी प्रांत भी अब कानून बना सकेंगे, उनका गठन कर दिया। और कितने प्रांतों का कर दिया, कितनी प्रांतीय विधान परिषद दोस्तों, 3। ये प्रांत कब बने, तो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, जिसमें कंपनी को अधिकार दिया गया और कंपनी ने प्रांतों को बना भी दिया। इतना दोस्तों क्लियर हो गया। अब जो न्यायिक पावर है ना दोस्तों, इसकी और बात कर लेते हैं। न्यायिक पावर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो न्यायिक शक्तियों का देखिए, अगर मैं न्यायिक पावर की बात करूं तो इसका विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, न्यायिक विकेंद्रीकरण, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो न्यायिक विकेंद्रीकरण की दोस्तों हम बात करें तो न्यायिक विकेंद्रीकरण में ये 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 के अधिनियम में क्या कहा गया दोस्तों, यानी कि 3 उच्च न्यायालयों का गठन की बात कही गई, और 3 उच्च न्यायालय थे उनका गठन किया भी गया। तो यहाँ पे 3 उच्च न्यायालय की बात करते हैं, लिख लो, लिख देता हूं, इसको लिख लो, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। इसमें कितने उच्च न्यायालय, पहले उच्च न्यायालय कहाँ था दोस्तों, तो मैंने बताया था प्रथम उच्च न्यायालय का जो गठन हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय नहीं सर्वोच्च कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन हुआ ये कब हुआ, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय का गठन या स्थापना हुई है। तो 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना बंगाल में हुई, उसके मैंने आपको मुख्य न्यायाधीश बताए थे, क्या नाम था, एलिजा इम्पे। 3 अन्य न्यायाधीश थे, वो भी मैंने आपको बताए थे, हाइड, लेमेस्टर, और थर्ड कौन थे दोस्तों, बताइए, हाँ, हाइड, लेमेस्टर, और थर्ड कौन थे, 3 लोग बताए थे, एक तो लॉर्ड एलिजा इम्पे, और 3 और बताए थे दोस्तों, कौन कौन से बताए थे, हाँ, चैम्बर्स, हाइड, लीमेस्टर, और मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। अब यहाँ पे वो सर्वोच्च न्यायालय था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन पूछा जाए दोस्तों तो 1774, और उच्च न्यायालय का तो एक बार में 3, और कौन से अधिनियम द्वारा, 1861 के, और 3 कहाँ कहाँ, तो यहाँ आपको बताने हैं, 3 जो हैं मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, यानी कि मद्रास में, दूसरा बम्बई में, और तीसरा दोस्तों कलकत्ता में, कलकत्ता। अब आपको लग रहा होगा दोस्तों कलकत्ता में तो कलकत्ता में तो 1774 में ही बन गया, नहीं दोस्तों, जो आपको 1774 में कलकत्ता में दोस्तों जो बना है वो सर्वोच्च न्यायालय है, ये ध्यान रखना। यानी कि कलकत्ता में जो हाई कोर्ट बना, HC लिख दिया है दोस्तों, हाई कोर्ट, इसकी स्थापना कब हो रही है, 1862 में। और कलकत्ता में दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट है,
ऐसी जिसको लिखा है, इसकी स्थापना कब हुई है? 1774 में। यहाँ पर कब बना? यही है, इसी एक्ट के द्वारा 1862। और मद्रास में भी हाई कोर्ट कब बना है? 1862। मेरे विचार से अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो हाई कोर्ट है ये कहाँ कहाँ, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। कलकत्ता में पहले से सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, जो कब बना है दोस्तों? 1774 में बना है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना है। आगे दोस्तों थोड़ा और इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 1853 में गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के दो भाग कर दिए थे। कौन कौन से कर दिए थे? एक तो गवर्नर जनरल या वायसराय परिषद जिसको कहा गया, और दूसरा जो भाग इसमें किया था दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद। यानी कि थर्ड पॉइंट में अगर मैं ऐसे कहूँ कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, तो पहली बात, केंद्रीय विधान परिषद का गठन कब हुआ? तो एक तो दोस्तों आपको गठन बताना है। तो इसका जो गठन हुआ है वो 1853 के चार्टर के तहत। किसके तहत दोस्तों? 1853 के चार्टर के तहत केंद्रीय विधान परिषद का गठन हुआ था। इसमें सदस्य संख्या दोस्तों मैंने कितनी बताई थी? पहले कितने सदस्य थे इसमें? 12 सदस्य थे। अब इसमें दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया, उसको थोड़ा हम देख लेते हैं कि पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में दोस्तों पहली बार 3 भारतीयों को प्रवेश दिया गया। 3 भारतीयों को प्रवेश दिया गया। क्या दिया गया दोस्तों? प्रवेश दिया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि जो निकाय बन रहे थे उनमें पहली बार भारतीयों को प्रवेश दिया जा रहा है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद है उसमें भी प्रवेश दिया जाएगा। जो विधान परिषद हम बात कर रहे थे, प्रांतीय विधान परिषद, उसमें भी स्थान दिया जाएगा। और जो भारत परिषद है, भारत परिषद, उसमें भी स्थान इनको दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें कि पहली बार 3 भारतीयों को जो प्रवेश दिया गया वो केंद्रीय विधान परिषद में दिया गया। इसके बाद प्रांतीय विधान परिषद में दिया जाएगा। इसके बाद वायसराय की कार्यकारी परिषद में भी दोस्तों दिया जाएगा। तो 3 भारतीय जो कौन कौन थे जिनको प्रवेश दिया गया है, इनके नाम पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको हमें ध्यान रखना है। यानी कि एक तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, क्या नाम है दोस्तों? नरेंद्र सिंह। पटियाला के महाराज क्या नाम है? नरेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह। दूसरे दोस्तों इसमें कौन थे? तो दूसरे बनारस के राजा आपको ध्यान रखने हैं। बनारस के राजा देव नारायण सिंह। कौन थे दोस्तों? देव नारायण सिंह। इनको भी स्थान दिया गया। यानी बनारस के राजा हो गए और पटियाला के महाराज हो गए। इसके बाद ध्यान रखना है दोस्तों, एक व्यक्ति और है, सर दिनकर राव। सर दिनकर राव, इसको ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखना कि 3 भारतीयों को दोस्तों पहली बार प्रवेश जो दिया गया वो केंद्रीय विधान परिषद में दिया गया। इसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें भी प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन अभी प्रवेश नहीं दिया गया है। गवर्नर जनरल की परिषद में ये 1909 में जाके प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद आगे अगर हम थोड़ी गवर्नर जनरल परिषद की दोस्तों बात करें तो गवर्नर जनरल की परिषद या वायसराय की परिषद, इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। इसमें सदस्य संख्या एक बार मैं बता दे रहा हूँ, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट बना, रेगुलेटिंग एक्ट पूरा ही बता दे रहा हूँ, आप समझ लीजिए। इसमें सदस्य कितने थे? 4। कितने सदस्य थे दोस्तों? 4। ये 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। कौन सा दोस्तों? पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें संख्या कितनी कर दी? 3। 1833 का जो चार्टर आया, इसमें संख्या कितनी कर दी? 3+1। और 1 क्या था? ये अस्थायी सदस्य था। क्या था? अस्थायी सदस्य। और ये किस रूप में था? विधिक अधिकारी। किसके? विधिक अधिकारी के रूप में था। और ये विधिक अधिकारी के रूप में कौन आया था?
तो लॉर्ड मैकाले आया दोस्तों। कौन आया? लॉर्ड मैकाले आया था। इसके बाद ये जो 1853 का दोस्तों आया है चार्टर, 1853 का जो चार्टर आया, इसमें ये जो चौथा सदस्य है इसको स्थायी सदस्य बनाया गया। लॉर्ड मैकाले को कैसा बना दिया? स्थायी सदस्य बना दिया। इसके बाद दोस्तों जो आगे 1861 का आया है, 1861 वाला, तो 1861 वाले में क्या कर दिया दोस्तों बताइए? 1861 में यही लिख दे रहा हूँ, 1861 में, यानी कि ये जो चार पहले से थे यहाँ पे एक सदस्य और बढ़ा दिया, और ये सदस्य जो बढ़ाया है दोस्तों पांचवा सदस्य, ये वित्त सदस्य है, यानी वित्त विभाग का है, वित्त सदस्य के रूप में आया। इसके बाद छठा भी बढ़ेगा। छठा जो बढ़ा दोस्तों वो 1874 में, यानी कि 1874, चलो ये भी कर लो, यहाँ पे सदस्य संख्या कितनी हो जाएगी? ये 5 हो गई, 5 + 1। ये जो व्यक्ति आया वो कौन आया दोस्तों? पब्लिक वर्क विभाग, यानी कि PW विभाग, पब्लिक वर्क विभाग इसके रूप में आया। यानी 1874 तक संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 6 हो गई। इसको आपको ध्यान रखना है। टॉपिक को दोस्तों आज यहीं हम रोकते हैं, कल फिर उपस्थित होते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।